अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। क्लियर। जो इंडियन जुडिशरी है, हम इंडियन जुडिशरी को आज इसमें देख लेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड आर्टिकल जो है या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी है उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम आपको कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है, यहाँ का जो इंडिया का जुडिशल सिस्टम है वो है, एक तो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। अब इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंस क्या होती है कि इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में है, ठीक, यहाँ पे हमें पहले टॉप पे देखने को क्या मिलता है, दैट इज़ यहाँ पे हमें टॉप पे सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद हमें हाई कोर्ट्स मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद हमें स्टेट लेवल पे जो हाई कोर्ट्स मिलते हैं, फिर हमें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मिलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलते हैं, लोअर कोर्ट्स मिलते हैं। ये सारा जो भी सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है ये इन्फोर्स करता है सेंट्रल लॉज भी और स्टेट लॉज भी। क्लियर। यानी मैंने कहा था, जब मैंने आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, मैंने कहा इंडिया का जुडिशल सिस्टम जो है दैट इज़ इंटीग्रेटेड। मतलब हमें यहाँ पे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। उसके बाद हमें है स्टेट लेवल पे है हाई कोर्ट्स हमें। देन वी हैव रेस्ट ऑफ द कोर्ट्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हम कहेंगे या लोअर कोर्ट्स है, जो भी है। ये सारा जो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, इट इन्फोर्सेस बोथ, चाहे सेंट्रल लॉज है या स्टेट लॉज है, ये दोनों को इन्फोर्स करते हैं। लेकिन अगर हम यूएसए में देखेंगे, यूएसए के केस में क्या है, वहाँ पे फेडरल लॉज जो है उनको फेडरल कोर्ट्स यानी फेडरल जुडिशरी उनको इन्फोर्स करती है और स्टेट लॉज को स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स करती है। क्लियर। बट यहाँ की केस में वैसा नहीं है। यहाँ पे चाहे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स है, सबॉर्डिनेट कोर्ट से, ये सारे कोर्ट जो है ये एक ही लॉ यानी सेंटर एज वेल एज स्टेट लॉ दोनों लॉज को इन्फोर्स करता है। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर एपेक्स लेवल पे हमें देखने को क्या मिलता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था कि कभी भी अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स होते हैं कि वो उसके रिव्यू कर सकता है, यानी उस लॉ की यूटिलिटी देख सकता है कि इस लॉ ने कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविज़न तो वायलेट नहीं किया, या क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसा कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड करार देगी, यानी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगी। क्लियर। तो उसके बाद दोस्तों, ये जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम यही सुप्रीम कोर्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम फिर हाई कोर्ट देख लेंगे। ठीक। तो चलिए करते हैं सुप्रीम कोर्ट ही स्टार्ट। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इट वाज इनाग्रेटेड ऑन जनवरी 28 1950 को इसकी इनाग्रेशन हो गई एज ए। क्लियर। 1950 को, ये फैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक। अब एट प्रेजेंट देखिए दोस्तों, ये चीज़ें चेंज होती रहती है। क्लियर। ये जो स्ट्रेंथ है ना जजेस की, कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं मैक्सिमम, आज कितने हैं, ये चीज़ें चेंज होती रहती है। तो इन चीज़ों को आप खुद भी चेक किया करो। क्लियर। तो जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है तो मुझे लगता है यही है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ जो जजेस की है, कि मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज़ 34, मगर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी एट प्रेजेंट मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रखी गई है 34, यानी वहाँ पे 33 होंगे कौन, जजेस होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा एक, हो गए। तो ये मिल के बनाता है 34 फिगर। क्लियर। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल फिगर रखी है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ इज 34। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ 34 जजेस
1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। लेकिन करंटली जो आज की स्ट्रेंथ है, जो अभी कितने जज है सुप्रीम कोर्ट में, वो है 33, सॉरी 32, सॉरी 32 है। यानी एक तो उनमें से 32 जजेस है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? तो क्लियर यहाँ तक। यूजुअली जब दोस्तों एग्ज़ाम से अगर जजेस से क्वेश्चन कोई बनेगा तो वो यूजुअली मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, करंट क्या है, क्योंकि ये तो डायनामिक होता है, ये चीज़ें तो चेंज होती रहती है। क्लियर? इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही याद रखना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें 33 हमारे पास जजेस होंगे और 1 चीफ जस्टिस होगा। लेकिन अभी की जो स्ट्रेंथ है वो है 32, ये कल जाके चेंज भी हो सकती है। क्लियर? लेकिन ओरिजिनली जो सुप्रीम कोर्ट की यानी स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो रखी गई थी, वो रखी गई थी 8, यानी 8। ठीक, यहाँ तक तो ये कुछ फैक्टर्स थे। मैक्सिमम 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओरिजिनली 8 थी और अभी है 32 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था दैट वाज H.J. कानिया। क्लियर? जिसको हम हीरा लाल जिकी सुंदास कानिया भी कहते हैं। H.J. कानिया इसको हम कहते हैं, यानी हीरा लाल जिकी सुंदास कानिया, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? ये बात आप याद रखना। देन वी हैव द फर्स्ट फीमेल जस्टिस इन द कोर्ट। फर्स्ट फीमेल जस्टिस, सॉरी, ये फर्स्ट फीमेल जज है दोस्तों, ये जस्टिस हुआ है यहाँ पे। तो जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो ये मैं सही कर लूँगा, तो यहाँ पे ये सही से लिखा है। फर्स्ट फीमेल जज जो कोर्ट में थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज दैट वाज फातिमा बीवी। क्लियर? तो इसका अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे मेंशन है 1989 में। तो जस्टिस फातिमा बीवी वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बात आप याद रखना। क्लियर? क्योंकि ये फैक्ट्स ना, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स फिर एग्जाम में पुटअप होते हैं। फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज फातिमा बीवी। क्लियर? देन वी हैव कि आज का जो यानी प्रेजेंटली करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, दैट इज़ NV रामाना। ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसको याद रखना। जो आज हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दैट इज़ NV रामाना। अब दोस्तों है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल, आप इतना फ़िलहाल याद रखो। ठीक, तो अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ, यानी एक तो हम जजेस देखते हैं कहाँ पे, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जो एपेक्स कोर्ट है हमारे पास, वहाँ पे जजेस होते हैं, प्लस होता है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पे। क्लियर? अब जो जजेस है इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ही, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन, यानी वो कंसल्ट करता है उस टाइम पे जो रेस्ट ऑफ द जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। क्लियर? और जो बाकी जजेस है उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे ये मैंने चीज़ें लिखी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब अपॉइंट किया जाता है, वैसे ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब अपॉइंट होता है दोस्तों, इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम होता है अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है ना? तो ये वो कॉलेजियम सिस्टम होता है, मतलब कि प्रेसिडेंट को किन के साथ कंसल्टेशन करनी है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाकी चीज़ें। तो ये मैंने नंबर ऑफ टाइम्स न्यूज़ में देखा है, वो कॉलेजियम सिस्टम कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट करना है, बाकी चीज़ें। लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोवर्सीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
जो मोटे मोटे फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, कि जहाँ पे उसको लगेगा कि किस किस को कंसल्ट करना है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि जो रेस्ट ऑफ द जजेस है उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन उस टाइम पे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बाकी जजेस को कंसल्ट करता है। क्लियर? द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ओब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उस टाइम उसको कंसल्ट करना ही करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये ओब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट पे, इतना आप याद रखना, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। और जो क्वालिफिकेशन है एक जज की, ये क्वालिफिकेशन दोस्तों याद रखना और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन यही है, एक तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट 5 साल के लिए, या तो वो 5 साल तक जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। क्लियर? या क्योंकि यहाँ पे और है, ये सारी देखो यहाँ पे जो ये दोस्तों क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ए, क्वालिफिकेशन बी, क्लियर, या बाकी क्वालिफिकेशन जो है ये सारे और है, ये सारी ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर ए क्वालिफिकेशन है एक जज के पास तो ठीक है, ए नहीं है तो बी होनी चाहिए, बी नहीं है तो सी होनी चाहिए। ये जो 3 क्वालिफिकेशन ए बी सी क्वालिफिकेशन दी गई है, इन तीनों में से एक होनी चाहिए मिनिमम। या तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए 5 साल के लिए, या ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 10 साल के लिए, या तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का 5 साल तक, या तो वो होना चाहिए एडवोकेट हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का 10 साल तक, या तो वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब अल्टीमेट जूरिस्ट होना चाहिए। तीनों में से एक, या जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, या जज ऑफ हाई कोर्ट वो होना चाहिए 5 साल तक, या 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं दी गई है। ये बात याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में हम क्या देखते हैं। देखिए जब हम लोकसभा पढ़ते हैं, राज्यसभा पढ़ते हैं, उनके लिए या प्रेसिडेंट हम पढ़ते हैं तो उनके लिए डिफरेंट एज क्राइटेरिया यानी मिनिमम एज रखी गई है, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 35। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नीचे होगा 30, 35, 40, 45, नन ऑफ द अबव। तो याद रखना कि मिनिमम एज का क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? उसके बाद है दोस्तों ओथ। देखिए जो ओथ होता है एक सुप्रीम कोर्ट जज का, वो एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट ही, और प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं होगा तो वही किसी बंदे को अपॉइंट करेगा इस पर्पज़ के लिए कि आप ओथ ले लो इनका, ठीक। और जो सैलरीज होती है, अलोवेंसेस होती है, वो सारा डिसाइड करती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन जजेस की, यानी सैलरीज, अलोवेंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन वगैरह जो भी है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। अब टेन्योर क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी टेन्योर क्या है, टर्म क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्सड टेन्योर या टर्म जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नहीं की है, पर 3 प्रोविजनस इसके लिए है कि एक टाइम पीरियड या एक टेन्योर कब तक एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपने ऑफिस को एंजॉय कर सकता है। क्लियर? देखिए अनटिल ही होल्ड्स अटेन्स द एज ऑफ 65। क्लियर? ये चीज़ है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय सच, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। देखिए अनटिल आप 65 ईयर्स, याद रखना कि टेन्योर जो है ये रखा गया है 65 ईयर्स की, हो दिस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स बस। और रिज़ाइन अगर इसको करना होगा तो ये प्रेसिडेंट को करेगा। क्लियर? ये चीज़ें आप याद रखना, तो 65 ईयर्स आप यहाँ पे याद रखना।
अब रिमूवल ऑफ जज, जैसे कि जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। देखिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट तभी ये रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकता है, प्रेसिडेंट ये तभी ये रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकता है जब उसको पार्लियामेंट ने इस चीज़ के लिए अप्रूवल रिमूवल के लिए एक स्पेशल एक सेशन बिठाया गया हो। मतलब मैंने कहा कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम मैटर। ठीक। और दोस्तों याद रखना, जब किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है, इसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में बिठाई जाती है। ठीक। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, ये हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे याद रखो कि एक स्पेशल मेजॉरिटी से ये जो रिमूव करना है एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द ईच हाउस, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। क्लियर यहाँ तक। और ग्राउंड्स क्या है, मैंने आपको पहले कहा कि रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट तभी ये ऑर्डर इशू करेगा जब उसको पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल आया होगा। क्लियर, उस रिमूवल के लिए। और पार्लियामेंट कैसे वो पास करेगी ये मोशन, सॉरी पार्लियामेंट कैसे ये रिजोल्यूशन या पास करेगा, बल्कि पार्लियामेंट को अगर किसी जज को रिमूव करना होगा, दैट शुड बी सपोर्टेड, दैट एक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है ये मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर। अब ग्राउंड्स क्या है रिमूवल के लिए। देखिए, किसी सुप्रीम कोर्ट जज को अगर प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, फिर इस एक्शन को, रिमूवल के एक्शन को एक पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा। ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ किन ग्राउंड्स पे होगी। देखिए, जो ग्राउंड से रिमूवल के लिए एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, दैट इज़ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये बात दोस्तों याद रखना। ना ही वहाँ पे आपको लीस्ट चांसेस है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को किस प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है, इसकी काफ़ी लीस्ट चांसेस होते हैं आने के। लेकिन काफ़ी अच्छे खासे चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन को या इस पॉइंट को या इस फैक्ट को आने के कि ग्राउंड्स क्या है, एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जब रिमूव किया जा सकता है उसके लिए कौन ग्राउंड्स है, किन ग्राउंड्स पे उसको रिमूव किया जा सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ टाइम्स देखा है, ये रिपीट हुआ है। क्लियर। तो ग्राउंड से इसके लिए दोस्तों प्रूव्ड मिसबिहेवियर। क्लियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाएगा, मैंने शायद आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि उसके लिए ग्राउंड्स है, जब हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं उसके लिए ग्राउंड्स है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना होगा, इसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स है, इसके लिए दो ग्राउंड्स है, या इनकैपेसिटी या प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ये बात याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ पे आता है। Which among the following are the grounds on which the judge of the Supreme Court can be removed from the office? तो नीचे होगा proved misbehavior और incapacity, violation of constitution वगैरह फलाना ढिमकाना जो भी वहाँ पे होगा। तो ये बात याद रखना, proved misbehavior और incapacity के ग्राउंड्स पे हम जज को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके लिए जज इनकवरी एक्ट है 1968 जो इसके साथ डील करता है। और इस एक्शन को, और ये जो रिमूव कौन करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है एक ऑर्डर से। और वो कब ऑर्डर इशू करता है, जब इस एक्शन को, यानी जब इम्पीच किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, इसके लिए इस एक्शन को सपोर्ट किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक। उसके बाद है एक्टिंग जज क्या होता है। देखिए, एक्टिंग जज क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है, यानी द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और ये किसको करता है अपॉइंट? ये किसी टॉम, डिक एंड हैरी को नहीं उठाता है, बल्कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको अपॉइंट करता है एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कब कर बना सकता है प्रेसिडेंट ये? जब जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जब उसका ऑफिस वैकेंट होगा, जब वो एब्सेंट होगा, ठीक, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे। क्लियर? तो एक ड्यूटीज़ मेंटेन रखने के लिए, ताकि ज्यूडिशरी का या सुप्रीम कोर्ट का काम ना रुके, तो इस केस में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट हो, एब्सेंट हो, या वो इस पोजीशन में ना हो कि वो परफॉर्म ड्यूटी करे, बीमार बाकी चीज़ें जो भी हो, वो कि कंडीशन में ना हो कि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे, ताकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या काम करता है कि वो अपॉइंट करता है एक सुप्रीम कोर्ट के जज को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब तक जब तक ये चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लायक हो जाता है या ड्यूटी पे आता है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। उसके बाद है हमें एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस वही होते हैं, देखिए, एक कोरम होता है। कोरम का मतलब आप हमेशा, मैंने आपको पार्लियामेंट भी जब पढ़ाया था, पार्लियामेंट में जब भी कोरम आएगा तो कितना कोरम होना चाहिए? 1/10 ऑफ द मेंबर्स। क्लियर? तो कोरम का मतलब होता है कि कितने मेंबर्स की ज़रूरत है कि हम मीटिंग को एड्रेस करें या हम मीटिंग स्टार्ट करें। अगर हम कोरम की बात करेंगे कहाँ पे? अगर हम कोरम की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, यानी कितने जजेस की ज़रूरत है ताकि एक सेशन स्टार्ट हो सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? व्हेन देयर इज लैक ऑफ quorum ऑफ द परमानेंट जजेस टू होल्ड कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर इंस्टेंस कोई बेंच बिठाया, या हम कहेंगे कोई सेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में किसी जजमेंट को लेके। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डिफरेंट जजेस की, लेकिन कमी है जजेस की, ठीक है ना? तो उस वक्त क्या करेगा काम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा जज ऑफ, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको बुलाएगा सुप्रीम कोर्ट में और अपॉइंट करेगा एज एन एडहॉक जज, ताकि कोरम मेंटेन रहे। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब यही होता है कि द नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू एनी सेशन इन द सुप्रीम कोर्ट और टू होल्ड एनी सेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? या किसी चीज़ पे, किसी फॉरेन से किसी जजमेंट पे चीज़ें डिस्कस करनी है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ द जजेस होगी, कितने जजेस होने चाहिए, वो कोरम होता है। क्लियर? अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कभी लगा कि यहाँ पे जजेस की कमी है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या काम करेगा? तो वो हाई कोर्ट के जज को बुलाएगा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, और उनको एडहॉक जज अपॉइंट करेगा एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। ही कैन डू सो ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हाई कोर्ट के किसी जज को उठाएगा और एडहॉक जज अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर, तो इसके लिए उसको कंसर्नड हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसको कंसर्न करना है, उसके साथ इस चीज़ पे बात करनी है कि भाई मुझे आपके हाई कोर्ट से ये बंदा चाहिए, ये जज चाहिए, ताकि मुझे कोरम मेंटेन रहे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? तो ये टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट होता है। तो एडहॉक जज, अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या रखना कि एडहॉक जज को अपॉइंट करता है कौन? दैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है। क्लियर? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट की किसी जज को उठाता है और एडहॉक जज अपॉइंट करता है, और इसके लिए वो कंसर्नड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करता है। क्लियर? अब है ज्यूरिडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ज्यूरिडिक्शन होता है कि पावर्स किस एरिया तक है एक सुप्रीम कोर्ट को। यूजुअली मैंने आपको पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये एपेक्स कोर्ट है इंडिया पे, उसके बाद हमें स्टेट्स में हाई कोर्ट्स आते। जब ये एपेक्स कोर्ट है तो इसका ज्यूरिडिक्शन तो ऑल ओवर इंडिया होगा, सिंपली, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। फिर वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। देखिए, कोई भी डिस्प्यूट हो स्टेट और सेंटर के बीच में, वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या स्टेट्स के बीच में हो
या दो स्टेट्स के बीच में हो, यानी जो भी इसका ऑल ओवर इंडिया जो है वो ज्यूरिडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इंडिया में जो अपेक्स कोर्ट है टॉप लेवल पे जो आता है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। यानी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है दैट वुड बी रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है दैट वुड बी रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसको हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिट ज्यूरिडिक्शन। क्योंकि जब हमने फंडामेंटल राइट्स दोस्तों पढ़े थे, मैंने आपको वहाँ पे रिट्स अच्छे से समझाई थी। क्लियर। मैंने आपको ये भी कहा था कि आर्टिकल 32 जो इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है, वो हमें बताता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, वो या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। क्लियर यहाँ तक। और मैंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट्स इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, और हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है एक तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए और बाकी राइट्स लीगल राइट्स या ऑर्डिनरी राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। यानी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन कम है, कम पावर्स है एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक, और हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए और बाकी राइट्स के लिए भी, जैसे लीगल राइट्स है। यानी हम कहेंगे कि हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन वाइडर है, लार्जर है देन द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बात याद रखना, और ये क्वेश्चन आया है एक दो बार। क्लियर। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट एज एन गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये तो हमें पता है। Clear? The Supreme Court is empowered to issue writs. The writ jurisdiction of Supreme Court is not exclusive. The High Courts are also empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights. It means when the fundamental rights of the citizens are violated, the aggrieved party has the option to move either to High Court or Supreme Court, जो मैंने आपको अभी कहा। लेकिन याद रखना, writ jurisdiction जो है किसका, हाई कोर्ट का, वो वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक। देयर इज आल्सो डिफरेंस बिटवीन रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए और बाकी पर्पज़ के लिए नहीं, और हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए और बाकी राइट्स के लिए भी, चाहे लीगल राइट्स हो ऑर्डिनरी राइट्स हो। क्लियर। इट मीन्स द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर यहाँ तक। हाँ, और एक पॉइंट याद रखना कि पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि आप बाकी चीज़ों के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हो। बट एज सच अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स है एज़ कम्पेयर टू रिट, क्योंकि हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है बाकी राइट्स के लिए भी और फंडामेंटल राइट्स के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब कॉन्सेप्ट है जुडिशल रिव्यू का। देखिए दोस्तों, जुडिशल रिव्यू क्या होता है। लेजिस्लेचर ने, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने, क्योंकि यही तो लॉ बनाते हैं ना इंडिया में, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में बनाता है और पार्लियामेंट ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाता है लॉज। अब इन लोगों ने कोई लॉ बनाया, अब वो लॉ जुडिशरी को लगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोगों के हक में नहीं है, ये डेमोक्रेटिक लॉ नहीं है, ठीक, या ये जो लॉ बनाया है किसने, चाहे पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने या किसी भी इंस्टीट्यूशन ने कोई लॉ बनाया है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगा ये लॉ सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस केस में क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस लॉ को एग्जामाइन करेगी। अगर उनको लगा कि ये लॉ सही नहीं है, ये वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ये अल्ट्रा वायरस है ये लॉ, तो वो इस लॉ को इलीगल करार देगी। और जुडिशल रिव्यू का क्या मतलब होता है दोस्तों? जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है जब जुडिशरी यानी द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जुडिशल रिव्यू का मतलब यही होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी उन लॉज की जो लॉज किसी
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास हुए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने लाए उन लॉज को, फिर ये जुडिशरी उन लॉज को एग्जामाइन करेगी, रिव्यू करेगी, और रिव्यू होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये लॉज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी अल्ट्रा वायरस है, तो इन लॉज को इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा और ये लॉज इन्फोर्स नहीं हो सकते। यही है यहाँ पे कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट to examine the constitutionality of the legislative enactments and executive orders of the both central and state government. On examination, if they found to be violative of the constitution, that is ultra virus, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid, null and void उनको करार दिया जाएगा by the Supreme Court. Consequently, they cannot be enforced by the government. तो वो laws खत्म हो सकते हैं, वो laws फिर enforce नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू जो है ये क्यों अब ज़रूरी है इंडिया के कंटेक्स्ट में? देखिए, ये इसीलिए है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर छेड़छाड़ करेगा, तो अगर फिर जुडिशरी को लगा कि इससे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो उस लॉ को नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, यानी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ख़त्म किया जाएगा, वो लॉ इन्फोर्स नहीं हो सकता, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक एसेंस है, सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिस बेसिस पे या जिन प्रिंसिपल्स पे उन मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया, ताकि वो प्रिंसिपल्स कंप्रोमाइज़ ना हो, इसलिए जुडिशल रिव्यू को रखा गया है कि कभी अगर पार्लियामेंट का दिमाग ख़राब हो गया, कि कभी अगर इन लोगों ने या स्टेट लेजिस्लेचर का दिमाग ख़राब हो गया या किसी और इंस्टीट्यूशन का दिमाग ख़राब हो गया, इन लोगों ने अगर कोई ऐसा लॉ लाया कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल के राइट्स को या ना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जहन में रखा, बस ऐसी ही लॉ बनाया अपने मकसद के लिए, तो इस केस में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस लॉ का रिव्यू करेगा, और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस लॉ को नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। और याद रखना दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू का यही मकसद है कि अपहोल्ड रहे प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया के केस में हमारे पास क्या है, इंडिया के केस में द सुप्रीम थिंग इज़ दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने बनाया है। क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, हमने प्रियम्बल में ही पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, क्योंकि हम इंडिया के लोगों ने कसम खाई है कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि जिन लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने ही चुना था ना, फिर हमने ही कसम खाई थी ना। और 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि हमने कसम खाई है कि अपहोल्ड रहे यहाँ की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी। क्लियर? और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिर सुप्रीम क्या है? दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब भी कोई छेड़छाड़ करेगा, चाहे पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, या कोई और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए, उसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है विच कैन रिव्यू दैट लॉ, एंड इफ दैट लॉ इज़ फाउंड दैट इज़ अल्ट्रा वायरस, दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उस लॉ को नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। क्लियर? तो यही चीज़ है। और सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, पीस रहे, और प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स रहे सिटीजन्स के लिए, इसलिए हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है। द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड, और ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ दोस्तों? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना कि वहाँ पे क्वेश्चन में ये भी आता है, मैंने देखा है एक बार, कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये USA से ऑरिजिनेट हुआ है। In India, on the other hand, the Constitution itself confers the power of judicial review on judiciary. Both Supreme Court और High Court के पास भी ये पावर है judicial review का, जो मैंने आपको अभी कहा कि judiciary laws को review कर सकती है। If they found that law unconstitutional, that law can, उस law को declare किया जाएगा null and void. Further, the Supreme Court has the power of judicial review एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिक्स। यानी ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी जुडिशियल रिव्यू जो जुडिशरी रिव्यू करती है लॉज का, इसको कंसिडर किया जाता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि इसको ख़त्म किया नहीं जा सकता, ये एक विटल पार्ट है इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर। हैंस द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू कैन नॉट बी कर्टेल्ड, यानी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता या एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता किसी अमेंडमेंट से। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे और उसके साथ MCQs भी पढ़ेंगे। क्लियर। टेक केयर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। टेक केयर।